आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साथियों का इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान स्तंभ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका प्रभाव इतना गहरा था, इतना विराट था कि पूरे के पूरे एक साहित्यिक युग का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी के निर्माता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। और इस ज्ञानवर्धक सामग्री को हमारे सामने बड़ी ही बारीकी से प्रस्तुत किया है संकलनकर्ता रविंद्र पूनिया जी ने। तो चलिए बिना देर किए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने हमारी हिंदी भाषा की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आज की इस चर्चा का जो पूरा खाका है वो बिल्कुल आपके सिलेबस की संरचना को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि आपको रिविजन में आसानी हो। हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहला, जीवन परिचय और द्विवेदी युग। दूसरा, पद्य रचनाएं और अनुवाद। तीसरा, गद्य और निबंध साहित्य। चौथा, आलोचना और अन्य विधाएं। और अंत में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान, सरस्वती पत्रिका और खड़ी बोली का मानकीकरण। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जीवन परिचय और द्विवेदी युग, यानी उस युग प्रवर्तक का उदय कैसे हुआ। अब देखिए, स्क्रीन पर जो कालखंड आप देख रहे हैं ये महज कुछ साल या तारीखें नहीं हैं, बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ हैं। 1864 ईस्वी में द्विवेदी जी का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है 1900 से लेकर 1920 तक का समय। इसे आधिकारिक तौर पर द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान विशेषकर 1903 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का ऐतिहासिक संपादन किया और 1938 में उनका निधन हुआ। ये पूरा का पूरा टाइमलाइन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुरा गांव में। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी जी भगवान महावीर हनुमान के परम भक्त थे और अपनी इसी भक्ति के चलते उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा। और आगे चलकर आप देखेंगे कि उन्होंने सच में हिंदी भाषा के लिए किसी महावीर की तरह ही काम किया। वे एक बेहतरीन कवि, आलोचक, निबंधकार और अनुवादक के रूप में मशहूर हुए। और हाँ, साहित्य को लेकर उनकी जो परिभाषा है ना, साहित्य ज्ञान की राशि का संचित कोश है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तो आप एकदम कंठस्थ ही कर लीजिए। पढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पद्य रचनाएं और अनुवाद, यानी उनकी काव्य साधना। अब बात करते हैं उनकी मौलिक पद्य रचनाओं की। यहाँ क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। 1892 में देवी स्तुति शतक से उनका जो सफर शुरू हुआ वो 1940 में संकलित द्विवेदी काव्य माला तक जाता है। बीच में कान्यक उपजावली व्रतम, 1900 में नागरी, 1903 की काव्य मंजूषा, अबला विलाप, कविता कलाप और 1923 में आई सुमन जैसी कृतियां शामिल हैं। आप सभी परीक्षार्थियों के लिए मेरी सलाह यही है कि इन रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्षों के साथ क्रमानुसार याद रखें, क्योंकि यूजीसी नेट और जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में मैचिंग वाले सवाल सीधे यहीं से उठकर आते हैं। और हाँ, मौलिक रचनाओं के साथ साथ उनके अनुवाद के काम को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। उन्होंने संस्कृत के उन महान क्लासिक्स को बड़ी ही कुशलता से हिंदी के पाठकों तक पहुंचाया। जरा सोचिए, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का विनय विनोद के नाम से दोहों में अनुवाद करना। इसी तरह जयदेव के गीत गोविंद का भावानुवाद उन्होंने विहार वाटिका के रूप में किया। पंडितराज जगन्नाथ की गंगा लहरी हो या फिर महाकवि कालिदास का ऋतु संहार, जिसे उन्होंने ऋतु तरंगिणी नाम दिया। 1902 में कालिदास के ही कुमार संभवम का सारांश कुमार संभव सार के नाम से ले आए। ये सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं था, ये वास्तव में हिंदी के शब्दकोश और उसकी ताकत को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कदम था। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, गद्य और निबंध साहित्य, उनकी वैचारिक समृद्धि। निबंध संग्रहों की बात करें तो कौटिल्य कुठार, वनिता विलास और 1920 का वो बहुचर्चित रसज्ञ रंजन लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन यहाँ जो बात आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचेगी वो है बेकन विचार रत्नावली। है ना कमाल की बात कि आचार्य द्विवेदी जी मशहूर अंग्रेजी निबंधकार फ्रांसिस बेकन को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने बेकन के निबंधों का इतनी बारीकी से अध्ययन किया और अनुवाद किया कि वो हिंदी निबंध साहित्य के लिए एक पक्का मील का पत्थर बन गया। इसके अलावा साहित्य सीकर भी उनके वैचारिक चिंतन का एक शानदार उदाहरण है।
अगर हम उनके कुछ खास व्यक्तिगत निबंधों पर नजर डालें तो आप वैरायटी देखिए, विषय कितने अलग अलग हैं। एक तरफ म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे जैसे निबंध में वो नागरिक और प्रशासनिक मुद्दों पर तीखा व्यंग कसते हैं, तो दूसरी तरफ कवि और कविता और साहित्य की महत्ता में बहुत गहरा साहित्यिक चिंतन करते हैं। क्रोध और लोभ जैसे इंसानी मनोविकारों पर भी उन्होंने लिखा है। और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन या सांची के पुराने स्तूप जैसे ऐतिहासिक और वर्णनात्मक निबंध तो हैं ही। मतलब ये सिर्फ निबंध नहीं है, ये उस समय के समाज का पूरा वैचारिक दर्पण है। चलिए अब रुक करते हैं चौथे भाग का, आलोचना और अन्य विधाएं, यानी समालोचना का सूत्रपात कहाँ से हुआ। ये हिस्सा तो साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एकदम सोने की खान है। उनकी पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना को खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना की सर्वप्रथम पुस्तक माना है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट है। इसके अलावा कालिदास की निरंकुशता, विक्रमांक देव चरित चर्चा और हिंदी भाषा की उत्पत्ति जैसे ग्रंथों ने आलोचना के नए स्टैंडर्ड सेट किए। और यहाँ एक किताब आपको थोड़ा चौंकाएगी, संपत्ति शास्त्र। ये कोई साहित्य की किताब नहीं है, ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की आलोचना है। इससे ये साबित होता है कि उनका ज्ञान सिर्फ कविताओं तक सीमित नहीं था, देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। आलोचना के अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। 1918 में प्रकाशित उनकी लिखी जीवनी प्राचीन पंडित और कवि और खुद उनकी अपनी आत्मकथा मेरी जीवन रेखा इसके बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन पता है सबसे ज्यादा चर्चा किन चीजों की हुई? उनके उन लेखों की जिन्होंने उस दौर में समाज में तगड़ी बौद्धिक बहसें छेड़ दी थीं, जैसे 1913 में क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, और 1914 का आर्य समाज का कोप। ये लेख बस किसी मैगजीन के पन्ने भरने के लिए नहीं लिखे गए थे, ये उस समय के समाज को झकझोरने वाले, चेतना जगाने वाले ज्वलंत वैचारिक हस्तक्षेप थे। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, सरस्वती पत्रिका और उनका साहित्यिक योगदान, जिसने किया खड़ी बोली का मानकीकरण। 1903 से लेकर 1920 तक लगातार 17 सालों तक द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए हिंदी साहित्य की दिशा ही तय कर दी। यहाँ एक बड़ा मजेदार सीक्रेट है, वे कभी कभी भुजंग भूषण भट्टाचार्य की छद्म नाम यानी पेन नेम से भी लिखते थे। इसी नाम से उन्होंने 1908 में अपना वो बहुत मशहूर लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता छापा था। उनका सबसे महान और ऐतिहासिक काम था खड़ी बोली को निखारना। उन्होंने उसे व्याकरण के सांचे में ढाला, उसे ब्रज भाषा के वर्चस्व से बाहर निकाला और कविता की मुख्य भाषा बना दिया। यह उनका कठोर अनुशासन और मार्गदर्शन ही था कि हमें मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जैसे श्रेष्ठ कवि मिले। आज उनका ये पूरा का पूरा अमूल्य योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 विशाल खंडों में सुरक्षित है। उनके इस विराट प्रभाव को समझाने के लिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का एक बेहद शानदार दोहा है। उन्होंने श्लेष अलंकार का बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल किया है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यहाँ शब्दों का क्या अद्भुत खेल है। गुप्त जी कह रहे हैं कि जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस रचने के लिए महावीर यानी भगवान हनुमान जी की कृपा चाहिए थी, ठीक उसी तरह उन्हें खुद अपना महाकाव्य साकेत रचने के लिए महावीर यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसाद यानी उनकी कृपा की आवश्यकता थी। एक शिष्य की तरफ से अपने गुरु को दी गई इससे बेहतरीन श्रद्धांजलि भला और क्या हो सकती है। तो अंत में एक सवाल जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, आज जो हिंदी हम इतनी सहजता से बोलते हैं, लिखते हैं, क्या उसका ये सुधरा हुआ रूप, ये ग्रामेटिकल शुद्धता और ये लालित्य, क्या ये सब आचार्य द्विवेदी जी के उस कठोर अनुशासन और अथक प्रयासों के बिना कभी संभव था? शायद बिल्कुल नहीं। वे वास्तव में आधुनिक हिंदी के एक ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने भाषा के बिखरे हुए पत्थरों को तराशकर साहित्य का एक भव्य महल खड़ा कर दिया। रविंद्र पूनिया जी द्वारा संकलित इन तथ्यों के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा आज का ये रिवीजन बहुत ही शानदार और प्रभावी रहा होगा। इस विषय पर ऐसे ही गहराई से मनन करते रहिए। आपका अध्ययन ऐसे ही अनवरत